हाँ बेटे देखो ऐसा है, क्लास 12 का जो पेपर होना है उसका मैं कुछ सिंपल पेपर सीबीएसई के भी कुछ खुद बना करके डालूँगा। तो आप लोगों को करना है, देखिए इसमें ऐसा है, इस हिसाब से एक तो पहली बात है पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 35 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं। सेक्शन बी में 4 to 11 मतलब एक तरह से 8 क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी में, ठीक है। और सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन होगा जिसको पहले वैल्यू बेस्ड बोलते थे, पहले आता था पेपर में, हम इसको केस बेस्ड बोलेंगे। मतलब वो उसमें आपको 3 लिखी रहेगी और उसी में से आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, बट वो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगाओगे, अगर कोई रिएक्शन वाली हो रिएक्शन लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमें करना है, और ये तो पता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। चॉइस जो होगा वो उसमें इंटरनल होगा, कितना लिखना है, क्या करना है, आपको उस हिसाब से देखना है। हाँ अपनी जल्दी ज्वाइन कर भाई तू भी, हाँ ठीक है, यस हाँ जल्दी फास्ट ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब जो है इसमें क्या करना आपको, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए आप, भाई पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। कोई 2 करना, मैं तीनों डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब जैसे क्या इसमें देखो इंटरनल चॉइस दी गई है कि 3 हैं, इन 3 में से आपको सिर्फ 2 करना है। पहला क्या है पी के फर्स्ट है पी के। देखो पी के क्या होता है भाई, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के ए एंड पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके क्या उतना ही कम होगा। तो कहाँ क्या दिया गया है, एक दिया गया बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, ध्यान दो, दिस इज बेंजोइक एसिड। दूसरा क्या बेटे फिनॉल है, ये फिनॉल है। थर्ड आपका पिक्रिक एसिड, क्या होता है पिक्रिक एसिड भाई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा क्या है, ये है पिक्रिक एसिड। और एक है आपका सैलिसिलिक एसिड, देखो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोन एज सैलिसिलिक एसिड। देखो जैसे इस हिसाब से मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप्स, देखिए हमने एक कंपाउंड ए, ये हो गया क्या बी, ये हो गया सी, पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, लगा दो। देखो इस टाइप से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके क्या होगा, सबसे कम होगा। तो दिस इज मोस्ट एसिडिक, यानी कि सी पार्ट सबसे कम उसका पीके है। सबसे कम एसिडिक कौन सा आपका बी है, बी यहाँ लेके चलोगे फिनॉल। अब इन दोनों में देखोगे तो बेंजोइक एसिड आपका आ जाएगा कहाँ पर, ए पर, इधर आएगा थर्ड पर, और ये आएगा आपका डी आ गया यहाँ पर, ये सेकंड पर। देखो ये तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखो भाई पूछा गया क्या, यहाँ पूछा गया बी पार्ट में पूछा गया है एसिटल्डिहाइड क्या होता है भाई। देखो एसिटल्डिहाइड ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसीटोन क्या है यहाँ पर, दिस एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। फिर क्या आपका मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, देखो ये मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है, ध्यान दो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। हम लिखेंगे यहाँ पर उसी टाइप से, यहाँ पर इसको देखो इस टाइप से यहाँ पर लिख दोगे A, B और ये C, किस में रन करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2H। तो देखो इसके अराउंड जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो लीस्ट रिएक्टिव विल बी C, देन B और फास्ट एक्टिव इज A इज मोस्ट एक्टिव। क्यों, यहाँ देखो हिंड्रेंस कम है, यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस ज़्यादा है, और यहाँ तो एक बहुत बड़ा बल्ब सरदार बैठा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, उस हिसाब से देखोगे इसमें। देखो नेक्स्ट अब इसका
सी पार्ट जो है इसमें क्या पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, सी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट लिखिए। इथेनॉल क्या भाई, CH3 CH2OH, इथेनॉल हो गया। इथेनोइक एसिड क्या बच्चों, CH3 COOH। और बेंजोइक एसिड क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। देखिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट से 2 पार्ट करना है इंटरनल चॉइस में, लेकिन हम आपको तीनों बता दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखो यहाँ पर क्या भाई, हम इसको लिख लेंगे सी टाइप से। मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बाकी एच बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एसिड के अंदर क्या होता है, एच बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका फिर बी का, और सबसे कम किसका, ए का। हालांकि देखो एल्कोहल एंड एसिड बोथ फॉर्म एच बॉन्डिंग, बट एसिड फॉर्म एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और उसमें बेंजोइक एसिड का क्या है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, फिर बी होगा, फिर किसका होगा, ए होगा। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, ध्यान दो बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी इज डाइल्यूटेड, वाटर ऐड किया गया, लैम्डा एम सी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स। डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, ये 1.5 टाइम बढ़ रहा है, एंड दैट ऑफ ए इंक्रीजेज 25 टाइम्स। किस में ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, ए में ज़्यादा बढ़ रहा है। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, on dilution there is no change in number of ions, only inter-ionic distance increases, that's why molar conductivity increases but very less. On the other hand, weak electrolyte do not dissociate completely into its ion, on dilution number of ions as well as inter-ionic distance both increases, that's why molar conductivity increases rapidly. तो अगर हम ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं देखो इस टाइप से, जो आपको बताया गया होगा, √C वर्सेस लैम्डा एम इनफाइनाइट पर अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ 2 टाइप का आता है। देखिए ये ग्राफ आप कैसे आएगा, एक ग्राफ ऐसे आता है देखो इस टाइप से, और एक ग्राफ आपका आता है इस हिसाब से, यहाँ पर देखो कैसे आता है, ये ऐसे आता है सिंपली। तो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक के लिए क्या, जिसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, देखो तो वीक वाला कौन सा, ये ग्राफ किसके लिए होगा, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, ये ग्राफ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर अब आपका आएगा 3, ध्यान देना। देखो गिव रीजन टू सपोर्ट आंसर, गिव रीजन टू सपोर्ट आंसर। यहाँ पर क्या हुई, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दो, एल्डोल कंडेंसेशन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो क्या करेगा, अल्फा एच का, अल्फा एच का होता है एसिडिक होता है, तो वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे देखिए मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, ये H है, ये क्या है CH2 है, ये क्या है C++OH है। तो ये यहाँ से अल्फा एच निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस CH2 C++OH का जो एनायन फॉर्म हुआ, इसमें कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन इसके अंदर हो रहा है। देखो चार्ज सिंगल डबल, इसमें कंजुगेशन होता है। सो इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, दैट्स वाई अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज यूज्ड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि वो अल्फा हमारा एसिडिक होता है, वो जल्दी निकल जाएगा बेस के साथ, बेस उसको ट्रैप कर लेगा, तो उससे जो एनायन फॉर्म होगा दैट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। क्लियर है भैया, देखो ध्यान से समझो इसको, यही इतना लिखना है, ठीक है, कि कार्बन आयन बाय रिमूवल ऑफ अल्फा एच which is acidic in nature is stabilized by resonance, that's why alpha carbon का जो H होता है that alpha H is used in aldol condensation। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप, इसमें पूछा गया बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये
एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, देखो CH3 पेंटेन 2 ओन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है CHOH CH2, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ध्यान दो भाई, ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। दिस इज काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन। ध्यान दो, वैसे टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड, इट नॉट गिवन बाय कीटोन एक्सेप्शनली। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, इसको ध्यान देना आप लोग कि इस टाइप के कीटोन भी आपका टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, तो दिस कंपाउंड विल गिव टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आइए इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ से जो बेटे ऐसा ना ध्यान देना है, सेक्शन बी जो है यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हम एक एक कर देना इसके अंदर। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या भाई, क्या पूछा गया है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन ये है भाई, ये क्लोरोबेंजीन है, हम ऐसे करते हैं क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर लोन पेयर हैं तो यहाँ भी कंजुगेशन हो सकता है, तो क्लोरोबेंजीन का जो Cl होता है, CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, जिसको हम अंडर जनरल कंडीशन हम ब्रेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इन रिएक्शन ऑफ अमोनोलिसिस, हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, बिकॉज CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो भाई सेकंड देखिए, इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड देखो, सेकंड मीन्स का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या भाई, बी पार्ट में पूछा गया है एन मिथाइल एन इथाइल इथेनेमाइन, देखो ये है CH3 CH2N, ये क्या है CH2 CH3, दिस इज एन इथाइल इथेनेमाइन, बॉयल्स एट 329.3 केल्विन, लेकिन जो कह रहे हैं बट ब्यूटेनेमाइन, ये क्या है ब्यूटेनेमाइन, देखो भाई CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या है CH2 और NH2 देखो यहाँ पर ये NH और ये क्या है H है। देखिए ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, दोनों आपस में क्या है, बोथ आर आइसोमर्स, बट ब्यूटेनेमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एन इथाइल इथेनेमाइन से ज़्यादा क्यों है। देखो बेटे ऐसा कि यहाँ पर सिर्फ एक H है जो H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, देयर इज ओनली वन H विच इन्वॉल्व इन H बॉन्डिंग, देखो सिर्फ ये H है जो H बॉन्डिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ध्यान दो, इस टाइप से H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ये वाला H केवल ये, लेकिन यहाँ पर 2 H हैं देखो इस टाइप से, जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे, H बॉन्डिंग में। ये सेकेंडरी अमाइन है, क्या 2 डिग्री अमाइन है, और ये क्या आपका, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। वी कैन से दैट ब्यूटेनमाइन इज एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एज कंपेयर टू एन इथाइल इथेनेमाइन विच इज 2 डिग्री और आपका 1 डिग्री है ये, तो दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे अब आइए यहाँ पर इसका सी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, देखो यहाँ पर एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये एनिलीन है, ध्यान दो ये एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन। इसका एसाइलेशन का मतलब क्या है, या तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन या किसी एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ध्यान दो CH3COCl के साथ रिएक्शन। तो बेटे ऐसा है जब हम कराएंगे इसका एसाइलेशन तो यहाँ से एक H और एक Cl क्या रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा HCl, बन जाएगा कि यहाँ पर देखो इस टाइप से NHCOCH3, इसका नाम होता है एसीटेनिलाइड या कह सकते हो एन फिनाइल इथेनेमाइड, ये फॉर्म होता है एन फिनाइल इथेन एमाइड, ये फॉर्म होगा
एन फिनाइल इथेन एमाइड फॉर्म होगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या रिमूव हो रहा है? HCl, जो कि क्या होता है? एसिड होता है। तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस PYRIDINE पिरिडीन यूज करते हैं। तो सिंपल क्या, पिरिडीन इज स्ट्रॉन्ग बेस विच इज यूज टू न्यूट्रलाइज HCl रिलीज ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर है? अब देखो बेटे ध्यान दो, नेक्स्ट पोर्शन क्या भाई, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, अब इसमें इसका आर पार्ट दे रखे हैं। आर पार्ट में क्या हमें करना है? कन्वर्जन करना है। देखो फिनॉल, क्या करना है? फिनॉल। देखिए फिनॉल क्या भाई, ये फिनॉल है, देखो दिस इज फिनॉल। हमें क्या करना है? इसका ए पार्ट फिनॉल को चेंज करना है, किसमें? एन फिनाइल इथेनेमाइड में। देखो दिस इज एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड, हमें इसको इसमें चेंज करना है, एन फिनाइल इथेनेमाइड में, एन फिनाइल इथेनेमाइड में चेंज करना है। दिस इज एन फिनाइल इथेनेमाइड या एसीटेनिलाइड, इसमें हमें कन्वर्ट करना है, किसको? फिनॉल को। देखिए इसमें कन्वर्ट करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस OH को तो हटाना है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेंजीन बन गया। ये क्या बन गया? बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन से देखो हम दो रिएक्शन एक ही में करवा दे रहे हैं। बेंजीन से मैं एनिलीन बना रहा हूँ डायरेक्ट। देखो कैसे, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? फर्स्ट रिएक्शन किससे कराओगे? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 आप कराओगे नाइट्रेशन, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और फिर उसी पर उस नाइट्रोबेंजीन पर रिएक्शन किससे कराओगे? SnHCl और 6H का क्या करा दोगे? रिडक्शन, बन जाएगा आपका एनिलीन। अब इसके बाद इस एनिलीन का हम करा देंगे एसाइलेशन, जो भी हमने इसके पहले किया था, किसके प्रेजेंस में? CH3COCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडीन। क्या बन जाएगा आपका? एसीटेनिलाइट। ये कन्वर्जन हो गया, ये फर्स्ट कन्वर्जन है। क्लियर है? ध्यान दो एक बार, फिनॉल है, उस पर हम ऐड किए जिंक डस्ट, बन गया बेंजीन। बेंजीन पर पहले लाया गया नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन। उस सेकेंड पार्ट में नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर? NH2 के अंदर, बन गया आपका एनिलीन। एनिलीन का कराया गया एसिटाइलेशन, बन गया आपका एसीटेनिलाइट। क्लियर है बेटे? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में बी पार्ट, क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl टू मीथेनेमाइन। मीथेनेमाइन क्या हमारा? CH3NH2। बेटे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कन्वर्जन हैं ये। मतलब हमें एक कार्बन घटाना है भाई। एक कार्बन घटाने के लिए केमिस्ट्री में 2-3 रिएक्शंस हैं। एक तो आपका हाफमैन ब्रोमामाइड है और दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो और दोनों में हमें एसिड चाहिए। सिंपल, एक कार्बन घटाना है, या तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और या तो क्या चाहिए हमें? डीकार्बोक्सिलेशन। हमें दोनों में एसिड रहेगा तब आगे सोच पाएंगे। आपके दिमाग की बत्ती तभी जलेगी जब एसिड रहेगा तब। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको किस में चेंज करो भाई? एसिड में। एसिड में कैसे चेंज होगा ये? पहले आप यहाँ पे क्या डाल दो? एक्वस KOH। क्या कर देगा भाई? ये कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में, CH3 CH2OH। अब इसका करा दो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा? CH3COOH। अब इस पर किससे रिएक्शन करा दीजिए आप? एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया। तो यहाँ बन जाएगा एमाइड, बन जाएगा एक्वस NH3 के साथ। क्या बनाएगा ये? एक्वस NH3 के साथ बना देगा ये एमाइड, एक्वस NH3 बन जाएगा यहाँ पर CH3CONH2। देखो बेटे बन गया। अब यहाँ से हम यूज करेंगे हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके लिए जो रिएजेंट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्या? NaOBr। क्या करेगा वो? इसको हटा देगा। सिंपल, इसका वही काम होता है। हम NaOBr यूज़ कर सकते हैं, या इसके यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? और इसके यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं क्या? Br2-4KOH, ये भी यूज़ कर सकते हो। Br2-4KOH ये भी वी कैन यूज़। तो भाई देखो फिर एक बार देख लो, ये क्लोरोइथेन है, इससे इथेनॉल बना दिया गया, इससे बनाया गया इथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। हमने यूज किया एक्वस अमोनिया, क्या बन गया? एमाइड। एमाइड का कराया गया हाफमैन डिग्रेडेशन या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बन गया आपका
डिजायर्ड प्रोडक्ट। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपका भाई प्रोपेन नाइट्राइल। व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल भाई? प्रोपेन नाइट्राइल क्या है पता है आपको? देखो इधर ही CH3 CH2, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। भैया कुछ नहीं, आपको करना है कन्वर्जन। स्ट्रक्चर बढ़िया से ड्रा करो पहले, अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये क्या प्रोपेन नाइट्राइल, हमें क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। देखो इथेनॉल बनाना है, ये CH3 CH2 OH। क्या करना है, क्या लॉजिक है? एक कार्बन घटाना है, इसमें 3 कार्बन है, वहाँ पे 1 कार्बन है। आ जाइए फिर वही कहानी हाफमैन ब्रोमाइड पर। यहाँ पे क्या करोगे भाई? इसका क्या करोगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, PARTIAL, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा ये? ध्यान दो, CH3 CH2 CO NH2, इट इज़ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब क्या करोगे भाई? फिर वही यूज कर दिए यहाँ पर हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या यूज करोगे? Br2-4KOH, Br2-4KOH। क्या यूज करोगे? Br2-4KOH ये यूज करोगे आप। इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो क्या? NaOBr। तो ये पोर्शन देखो बताया गया था, ये पोर्शन हट जाएगा। क्लियर है? क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3 CH2 और ये, और फिर देखो इसके बाद हम रिएक्शन किससे करा देंगे इसके ऊपर? वी कैन यूज डाईएजोटाइजेशन की। अगर एलिफैटिक एमाइन है तो अल्कोहल देगा, और अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड देगा। सिंपली तो हो गया कन्वर्जन आपका क्या? फ्रॉम प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। ठीक है बेटे, क्लियर? हमारे देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान देना, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है ये कंपाउंड है, 2 कंपाउंड दिया गया, पूछा गया कि ये कंपाउंड ग्रीन कलर का है बल्कि दूसरा क्या है? ब्लू कलर का है। देखो इसमें सिंपल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसमें क्या करना होता है कि हमें उसमें एटम का, आयन का लिखना होता है कन्फिग्रेशन पहले, उसका फिर उस कॉम्प्लेक्स का लिखोगे। उस कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग होगा, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगा। देखिए जैसे मान लो निकल का, हम शुरू करते हैं। निकल का कन्फिग्रेशन क्या होगा भाई? निकल का होता है टाइमिंग नंबर 18। कैसे लिखोगे? आपको पेपर में टाइमिंग नंबर गिवन होगा। देखो 3D 4S 4P। ध्यान दो, हम 28 ऐसे लिखते हैं, 28। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए 1 2 3 4 5, ये 4S हो गया, और ये आपका 4P है। ये देखिए 4P है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो, और यहाँ पे क्या ये 4S2 है। अब ये तो निकल का ग्राउंड स्टेट हो गया, हमें निकल का लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें निकल किसमें? +2 में है। +2 कैसे भाई? X + 0 = 2, +2 में है तो +2 का मतलब क्या होता है? +2 का मतलब है हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। +2 मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे भाई? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल से, हमें 2 सब सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 2 यहाँ से निकाल दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स का लिखोगे। देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हमारा? ये कॉम्प्लेक्स है Na, फिर H2O होल 6 है ये, NiH2O होल 6 पर क्या है? +2 है ये। क्लियर है? अब इसका मतलब हमें यहाँ से देखो, हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल, लेकिन H2O बेचारा क्या है? H2O बेचारा वीक फील्ड लिगेंड्स है, वो क्या करता है? वो पेयरिंग नहीं कराएगा। 1 2 3 4 5 6 देखो ये वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो एक H2O आपका देखो यहाँ पर, दूसरा H2O यहाँ पर, थर्ड H2O यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, और फिर आगे तो पूरी ऑर्बिटल की खेती खाली है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर बाद हम क्या करते हैं? इन्हीं की मिक्सिंग करा देते हैं। देखो इस टाइप से, देखो ऐसे करके, सिंपल। और इसमें कितने अनपेयर्ड आ गए? इसमें आ गए 2 अनपेयर्ड। इसमें कितने अनपेयर्ड आ गए? तो क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज ब्लू इन कलर। लेकिन जब अब कहानी दूसरी होती है, जब हम लिखेंगे इसका दूसरे कॉम्प्लेक्स का, तो हमें देखो ऐसा ना कि ये यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ये पोर्शन, हमें ये पोर्शन यहाँ से हटाना है। दूसरे वाले में भी वही रहेगा, बस सिर्फ ये चेंज हो जाएगा केवल। देखिए यहाँ से, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर
दूसरे का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर क्या है देखो Ni और फिर H2O 4 टाइम En पर क्या है +2 है। तो यहाँ पर देखो हम उसी टाइप से En हमारा क्या होता है, En इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जो कि पेयरिंग करा देता है। क्या करता है, पेयरिंग करा देगा यहाँ पर। तो जो दो अनपेयर्ड थे, जो दो क्या थे अनपेयर्ड थे, देखो ये दो हमारे जो अनपेयर्ड थे ये भी इसमें पेयरिंग में आ जाएंगे, दे आल्सो इन्वॉल्व इन पेयरिंग। और फिर हम इसके आगे कितना आपने खाली कराएंगे यहाँ पर En 1 और 1H2O 2H2O 3H2O, फिर क्या है यहाँ पर 4H2O, फिर इसको मिक्सिंग करा देंगे सिंपल इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या कि दोनों में अनपेयर्ड आयन का नंबर क्या डिफरेंस है, डिफरेंट नंबर है, दैट्स वाई उनका कलर क्या है दोनों में डिफरेंट है। क्लियर है बेटे। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या भाई, बी पार्ट है। देखो बी पार्ट, ये बी पार्ट हमें क्या पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखो ध्यान से, पहली बात हम ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है सल्फेट आपका कहाँ पर है बेटे, सल्फेट बाहर है, देखो ये सल्फेट है बाहर है। ट्रिस का मतलब क्या हो गया है En थ्राइस, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो कोबाल्ट इसमें किस में है, कोबाल्ट 3 में है, यानी कि इस पूरे क्वांटम स्पेयर पे कितना चार्ज आ गया 3 + 0 दैट इज 3। इस पर कितना चार्ज आता है -2 होता है। तो हमें चार्ज बैलेंस करना होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर × 2, यहाँ क्या लिखोगे 3। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा CO En थ्राइस ट्वाइस SO4। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, गिवन, ठीक है। ठीक करोगे आप इसको। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट बेटे है इसका आर पार्ट, देखो भी मैं करा दे रहा हूँ। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज, देखो ए पार्ट क्या पूछा गया भाई, इसका क्या है T2G3 और EG1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। देखो कैसे पेयरिंग नहीं हो रही है भाई, ये 1 2 3, अगर पेयरिंग होती तो हम इसको 1 को इधर लेके आते, यानी कि इधर आ गया ये। इसका मतलब इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या फॉर्म करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, इतना बताना था आपको। क्यों, इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए इसका बी पार्ट, ड्रा द क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द एबव कंपाउंड या एबव कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें कैसे लिखोगे क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग डायग्राम, देखिए इस टाइप्स हो गया ये इसका ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है 1 2 3 4 5। कितने ट्रांस हैं, 4 हैं। देखो 1 2 3 4। जब इसका लिखोगे एक्साइटेड स्टेट में तो ऐसे बनता है, देखो इस टाइप से ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये T2G है 1 2 3, और ये क्या पर ये EG है, ये दिस इज T2G, और ये क्या है EG है। यहाँ कितने ट्रांस हैं 1 2 3, यहाँ कितने ट्रांस हैं 1, ध्यान दो। क्लियर है, और ये इनके बीच की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये यहाँ से हम अगर कंपेयर करते हैं तो इट इज रेज्ड बाई कितना 3/5 ऑफ डेल्टा O, एट इज लोवर्ड बाई 2/5 ऑफ डेल्टा O। तो आपको ये ड्रा करना था, इस पर आपको 2 नंबर मिलता सिंपल इस टाइप से। इतना करोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, सिंपल। क्लियर है। अब देखिए बेटे आगे चलो, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर पूछा गया है ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, टाइटेनियम क्या क्या होता है, टाइटेनियम हम कैसे थे कन्फिग्रेशन, आर्गन 3D 4S 4P, स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22। क्या लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज 22। ठीक है,
अब टाइटेनियम 4, देखो रोमन फॉर्म में 4 लिखा गया है, 4 मीन्स क्या, हमें इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, आर्गन बन जाएगा केवल ये, और ये क्या होगा 3d0 एंड 4s0। तो टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल दैन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। अगर टाइटेनियम 2 बनाओगे तो 2 अनपेयर्ड होगा, इनके साथ टाइटेनियम 3 1 अनपेयर्ड होगा, बट टाइटेनियम 4 में कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। टाइटेनियम 4 है स्टेबल inert gas argon like configuration, that's why titanium 4 is more stable than titanium 2 and titanium 3। क्लियर है बेटे, इसको हटाते हैं। फिर अब इसका देखो बी पार्ट, ध्यान देना, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन सेम चार्ज इज गिवन सीरीज सोन प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस। बेटे ऐसा है, देखो ध्यान से, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू d subshell consequent successively, nuclear charge increases, effective nuclear charge also increases because d subshell has less shielding effect as compared to s and p, that's why radii decrease from left to right। इतना लिखना आपको, दो तीन बार सुन लेना इसको, ठीक है। सी पार्ट देखो, जिंक इज ए कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल, आयरन क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड मेटल। देखो आयरन और क्रोमियम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स वाई उस केस में क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई इन केस ऑफ क्रोमियम एंड आयरन। और वो जिंक के केस में क्या होता है, सारे होते हैं पेयर्ड होते हैं, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा कम होता है, दैट्स वाई जिंक आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसके बाद एन एल्केन ए मार्कर फॉर्मूला C5H10। देखो भाई C5H10 का मतलब क्या, ये या तो एल्कीन होगा और यह क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। अनओजोनलिसिस यानी कि अगर इसका हम क्या कराया जाए, इसका क्या होने जा रहा है, इसका होने जा रहा है ओजोनलिसिस, तो ये तो है नहीं, सिर्फ ये होगा। ठीक है, गिव्स 2 कंपाउंड, इस एल्कीन का C5H10 का कराते हैं हम क्या, ओजोनलिसिस। C5H10 का क्या कराएंगे, ओजोनलिसिस कराने पर मिलेगा 2 कंपाउंड B एंड C। कंपाउंड बी की पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, दिस पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड आल्सो फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसके अंदर एक ये भी ग्रुप होगा, ये ध्यान दीजिए, ये ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर देखो कंपाउंड सी डजंट गिव फेलिंग टेस्ट, कंपाउंड सी फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कंपाउंड सी नहीं दे रहा है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इस तरह क्या होगा, CO और CH3 होना चाहिए। अब देखो भाई, अगर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है तो कीटोन होगा, तो सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, मीन्स हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनोन, CH3 CO CH3, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इथेनॉल, CH3 CO और ये H बन गया ये। अब इसका मतलब देखो हम साफ साफ लिखते हैं इसके अंदर फिर से, जो हमारा कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड बी क्या बन जाएगा, CH3 CHO, कंपाउंड सी क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3। अब इस एल्डिहाइड से ध्यान दो, इस एल्डिहाइड और इस कीटोन के ओजोनलिसिस से जो कंपाउंड बनता है वो हमारा एल्कीन है। देखो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये निकाल देंगे O, तो जो कंपाउंड ए बनेगा, कंपाउंड ए हमारा क्या बन जाएगा उस केस में, कंपाउंड ए बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, कंपाउंड ए इज दिस, कंपाउंड इज क्लियर है भाई। देखो ये कंपाउंड ए बन गया हमारा ये, ठीक है, हो गया कि नहीं, C5H10 3 3 6 3 9 1 10। तो कंपाउंड ए के ओजोनलिसिस से बनेगा कंपाउंड बी एंड सी, हम लिखेंगे O3 एंड Zn-H2O। कंपाउंड ए के ओजोनलिसिस से क्या बन रहा है, बी एंड सी, बी आपका क्या दे रहा है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा,
आडोफार्म वो भी लिखवा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर बी गिव्स फेयरिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड आडोफार्म टेस्ट। बी देखो भी क्या है, ये बी है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। फेयरिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या लिखोगे यहाँ पर 2Cu2 प्लस 5OH माइनस। क्या बनेगा यहाँ पर भाई, यहाँ बनेगा आपका CH3COO माइनस प्लस Cu2 रेड कलर कंपाउंड बनेगा ये। यही आपका आइडोफार्म टेस्ट भी दे रहा है। आइडोफार्म टेस्ट क्या लिखते हैं हम I2 प्लस NaOH। क्या दे देगा ये CHI3 का येलो कलर कंपाउंड फॉर्म करेगा ये। क्लियर है, ये हो गया कंपाउंड बी जो कि इथेनॉल है। और अगर हम सी लिखेंगे यहाँ पर सी का देखो सिर्फ सी क्या दे रहा है, सिर्फ आइडोफार्म टेस्ट दे रहा है। देखो यहाँ पर सी हम लिखते हैं सी क्या भाई CH3CO CH3। यहाँ फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट 2 मोल्स ऑफ Cu2 प्लस 5OH माइनस, नो रिएक्शन क्योंकि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे आप, इसमें लिखोगे आइडोफार्म टेस्ट I2 प्लस NaOH, क्या बन जाएगा CHI3 प्लस CH3COO Na प्लस NaI प्लस H2O। दिस इज येलो कलर कंपाउंड। ये क्या आपका, दिस इज येलो कलर कंपाउंड, दिस इज येलो कलर कंपाउंड है ये आइडोफार्म। दिस इज आइडोफार्म। आइडोफार्म जो होता है वो येलो कलर का कंपाउंड होता है आइडोफार्म। क्लियर है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, देखिए ये पूछा गया है कि ये कोई सपोज दैट आपका वो है, क्या कहते हैं, कोई प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा है, देखो ये प्रोसेस कौन सा है पूछा गया है। विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। हम ए क्या लिखेंगे, दिस इज इलेक्ट्रो डायलिसिस है। दिस इलेक्ट्रो डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है भाई, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलाइड्स बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन नोन एज डायलिसिस। लेकिन यहाँ डायलिसिस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रो डायलिसिस। बी पार्ट देखो भाई, बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस, क्या भाई, टू प्योरीफाई कोलाइड्स। ये क्या है, टू प्योरीफाई कोलाइड्स। अब सी पार्ट क्या है, देखिए, कैन द सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, हो सकता है सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस स्लो होगा बेटे, ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। क्लियर है, तो सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्रोसेस हो तो सकता है लेकिन प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस स्लो होगा। यस, बट स्लो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है, रिएक्शन ए पार्ट, ए पार्ट देखिए, एन इथाइल इथेनमाइन। भाई ऐसा है कि देखो एन इथाइल इथेनमाइन क्या है, CH3 CH2 N CH2, दिस इज एन इथाइल इथेनमाइन, ठीक है, दिस इज एन इथाइल। एक सेक्शन कर रहा है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारा हिंसबर्ग टेस्ट होता है ये, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है भाई, C6H5SO2Cl, ये है देखो। तो इसका एक H और ये Cl HCl निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको मैं यहाँ ड्रा करवा देता हूँ, देखिए इस टाइप से। ये C6H5S डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर क्या बन गया N, फिर यहाँ क्या आपका CH2 CH3, इधर भी क्या आपका CH2 और ये कंपाउंड बनेगा। देखो दिस इज एन इथाइल इथेनमाइन, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, एन डाई इथाइल
एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल इन KOH। ये हिंसबर्ग टेस्ट है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। क्लियर है? प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी फॉर्म कंपाउंड इनसॉल्युबल इन KOH एंड टर्शियरी अमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है? ये था आपका। देखो नेक्स्ट बी पार्ट देखिए भाई। अब बी पार्ट क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। क्या भाई बेंजाइल क्लोराइड? देखो पूछा गया क्या? दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ध्यान देना, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे। अमोनिया क्या भाई? NH3। ध्यान दो, अमोनिलिसिस होने जा रहा है, सिंपल, कुछ करना थोड़ी है। इसका एक H इसका X से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2NH2। इसको हम बोलते हैं, देखो ये बेंजाइल क्लोराइड है, ध्यान, यही ग्रुप तो बेंजाइल है ना। ये देखो ये हमारा बेंजाइल है। तो अगर ये बेंजाइल क्लोराइड है तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजाइल एमाइन हो गया। ये बन गया बेंजाइल एमाइन। ठीक है? और फिर बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया फॉलोड बाय रिएक्शन विद क्लोरोमीथेन। रिएक्शन विद क्लोरो। अब इसके साथ रिएक्शन किससे कराओगे? CH3Cl के साथ। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये CH2N ये बन गया आपका। इसके साथ कितने H हैं? 2। तो दोनों H 2 से साथ रिप्लेस होंगे। एक CH3 यहाँ पर, दूसरा CH3 यहाँ पर बन जाएगा N डाइमिथाइल बेंजाइल एमाइन। N डाइमिथाइल बेंजाइल ये बन जाएगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद भाई एनिलीन सी पार्ट है। एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। एनिलीन क्या भाई? दिस इज एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। क्या होता है क्लोरोफॉर्म? CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देखो ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन है। एनिलीन कंबाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा यहाँ पर? वी गेट फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बन जाएगा ये प्लस KCl प्लस H2O बन जाएगा। ये क्लियर, सिंपल है। दिस इज, हम कह सकते हैं दिस इज CARBYL कार्बिल एमाइन रिएक्शन है। दिस इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक है? देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए। अब इसका R पार्ट में इसका IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम लिखना है हमें। तो सिंपल लिख सकते हो आप क्या? N इथाइल N मिथाइल एनिलीन। N इथाइल N मिथाइल एनिलीन या N इथाइल N मिथाइल बेंजामाइन, दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये क्या है? आप मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो नाइट्रोबेंजीन है ये। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। इसका क्या कराएगा? रिडक्शन। कंपाउंड ए क्या बन जाएगा आपका? एनिलीन। क्या बन गया भाई? कंपाउंड ए। ये कंपाउंड ए है, एनिलीन बन गया ये। और उस पर कराएगा डायजोटाइजेशन। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। द प्रोसेस इज नोन एज डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन पहले बी के साथ, पहले बी बनाया गया है, सॉरी, पहले बनाया गया बी। ठीक है? देखो बी में क्या इसका कराया गया? पहले क्या हाइड्रोलिसिस कराया गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH2 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ये बन गया आपका कंपाउंड बी बन गया। अब इसके बाद इसका कराया गया डाइएजोटाइजेशन। देखो N2+Cl-। तो क्या बन जाएगा? सिंपल वही देखिए यहाँ पर, ये Br और ये क्या बन गया? Br। ये कंपाउंड C बन गया। अब इसको हीट किया गया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो सिंपल किस में चेंज होगा? ये N2+Br- चेंजेस टू फ्लोरो ग्रुप। क्या बन गया बेटे? Br एंड Br। देखो ये तो कंपाउंड ABCD। फिर एक बार ध्यान समझ लीजिए यहाँ पर, क्लियर है? देखो इस टाइप से। हाँ, पहले है ये आपका एनिलीन है। कंपाउंड ये आपका आ गया क्या? एनिलीन। ये क्या हमारा? नाइट्रोबेंजीन। हम कराएं एनिलीन का ब्रोमिनेशन ब्रोमीन वाटर के साथ, बन गया 2,4,6 ट्राईब्रोमोनिलीन। इसका कराया गया डायजोटाइजेशन
बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। और फिर इसका कराया गया, इसको हीट किया गया किसके साथ भाई, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ये बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये ध्यान दो, ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, EMF इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, Al3+ का स्क्वायर इंटू कैडमियम का क्यूब बाई Al स्क्वायर इंटू CD+ का क्यूब। देखिए और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या भाई, E नॉट से देखो में दिया हुआ है कितना 1.260 माइनस 0. मैं इसको 0.6 ले रहा हूँ। अब देखो इसमें सबसे पहली बात है, इसमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। भाई यहाँ कितना है, +6 चार्ज है, 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ भी कितना चार्ज, देखो ये 0 से 6 में जा रहा है। ये भी क्या रहा है, आप अगर कहीं कन्फ्यूजन तो आप इसको क्या रिएक्शन लिख करके देख सकते हो। एल्यूमिनियम किस में चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम चेंजेस टू Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या भाई, CD2+ +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू कैडमियम। ध्यान दो, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 6। हम लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये n इज 6। देखो इस टाइप से n कितना है 6। और वैसे आप यहाँ से भी गेस कर सकते हो, ये 6 से 0 में जा रहा है और ये 0 से 6 में जा रहा है। मैं दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 6 का, यहाँ लिख गया 6। फिर लिखोगे लॉग एल्युमिनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 का स्क्वायर बाई कैडमियम का कितना है 0.1 का क्यूब। क्या हो जाएगा भाई 1.260 माइनस, देखो ये 0.01 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप 0.01, फिर लॉग ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ बाई 10⁻�3। क्लियर है, तो कितना 10⁻⁻1 हो जाएगा, दैट इज 1.260 प्लस 0.01 हो जाएगा, दैट इज 1.27 वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा सिंपली। तो ये नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। नस्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको 2-3 चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम नस्ट इक्वेशन लिखते कैसे हैं, n कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है इसका रिलेवेंस क्या है, हम इसमें किसका कंसंट्रेशन यूज करते हैं और किसका लेके चलते हैं यूनिट। वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आप करोगे। हालांकि आपको जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। देखो 11th क्वेश्चन जो है ये मैं आपको इसी पर समझाता जा रहा हूँ। 5 फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोस्ट स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऐसा है, फ्लोराइड्स जो होते हैं, पूछा क्या गया कि फ्लोराइड्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस केस में उनका जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस फ्लोराइड्स का, दैट्स वाई दे आर स्टेबल, सिंपल। दूसरा पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या है इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना बेटी, मैं पे समझा दे रहा हूँ। ये देखो, ये भाई जिस आयन के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा एंड दैट विल फील अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, यहाँ पर Ag+ है, एक भी अनपेयर्ड नहीं। Ti4+ हमने अभी डिस्कस किया था, 2 हमारे S में है और 2 किस में है, D में है, दोनों निकल जाएंगे, एक भी अनपेयर्ड नहीं। Zn2+, बच्चा जानता है कि Zn2+ क्या होता है, वाइट होता है। क्यों, Zn2+ का कन्फ्यूजन कितना होता है, जिंक का होता है Zn, आर्गन और ये 3d4s। ये देखो, ये तो जब +2 करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से ये 2 टर्म तो निकाल दोगे ना, तो सारे के सारे क्या है, ये हमारे पेयर्ड हैं। तो Zn2+ इज आल्सो व्हाट, कलरलेस। तो बचा कौन सा, एक ही तो बचा, कौन सा, यहाँ पर CO2+।
CO2+ के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो देख लो कैसे, अगर देखना आपको। कोबाल्ट कितना होता है 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, कोबाल्ट का कैसे लिखोगे यहाँ पर, आर्गन, दिस इज 3D 4S 4P 27। जब लिखोगे कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ में क्या बचेगा 3D7 बचेगा। 3D7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। कोबाल्ट 2+ हैज़ हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, सब कुछ है, ठीक है। तो कोबाल्ट 2+ इसमें से क्या है, अट्रैक्टिव बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो तीसरा पार्ट क्या पूछा गया भाई, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट आंसर एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज आर हायर देन दैट ऑफ, देखो भाई ऐसा है 5, देखो इधर देखिए ध्यान दो, 3D 4D 5D, यहाँ क्या 3D 4D 5D, 3D 4D एंड 5D, 3D 4D। यहाँ कहानी क्या होती है कि यहाँ पर भाई साहब 4F वाले भी आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। 4F का शील्डिंग पावर क्या होता है, कम होता है। क्या पूछा गया है, 5D का IP क्या होता है, वो 3D 4D से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो शील्डिंग पावर क्या हो जाएगा उसके, इसमें बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा शील्डिंग पावर। 4F हैज पुअर शील्डिंग एज कम्पेयर टू P एंड S। इलेक्ट्रॉन उससे नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आएंगे, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, और उसके इसमें क्या होगा, उसमें उसका IP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहानी यही है सिंपली। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग, कुछ नहीं सिंपल बताना आपको। देखिए क्या बताना है, फर्स्ट 5 मैग्नीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। ध्यान दो, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से क्या है, कम है। ऐसा क्यों भाई, मैग्नीज के अंदर सारे के सारे क्या हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैग्नीज में क्या होता है 4s2 3d5 है, sp पेयर्ड है पूरा का पूरा, 3d5 पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी क्या होती है, उनकी कम होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, why do transition metal of 3D series have lower melting point as compared to 4D series? 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट 4D से क्या होता है, कम होता है, ठीक है भाई। न्यूक्लियर चार्ज उनका क्या है, थोड़ा सा कम है न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या कहते हैं उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या होती है, वो भी कम होती है। नेक्स्ट, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ मेटल विच है हाईएस्ट। अब ये पूछा गया बेटे, देखो दे तो रखे हैं इसके अंदर, ये क्या होता है, टंगस्टन होता है, ये दिस इज टंगस्टन। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे आ जाइए, देखो ये राम कहानी लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो राम कहानी लिखी गई है, उसी पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ आपको। देखो इस टाइप से यहाँ क्या पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, देखिए। अब इसमें जब आप पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि कार्बन 14 आपका रेडियो एक्टिव है, कार्बन 12 भी रेडियो एक्टिव है, ठीक है यार, नहीं है जो भी है, तो क्यों नहीं है भाई, या कार्बन 14 क्यों है, तो जहाँ कहीं भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 होता है वो आपका स्टेबल होता है, जहाँ 1 से ज़्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। तो कार्बन 14 आपका इसलिए क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव डिके में इन्वॉल्व होता है, कार्बन डेटिंग हम उसी को कहते हैं, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, वाई कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाइल कार्बन 12 इज नॉट। तो भैया देखो कार्बन 14 क्या है, C6, ये 14 है ना, न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर, प्रोटॉन कितना है इसके अंदर, प्रोटॉन कितना है भाई 6, न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर 8 है, तो N/P का रेशियो क्या होगा, इट विल बी मोर देन 1 होगा, क्लियर है। लेकिन हम जब यहाँ पे कहेंगे कार्बन 12, कार्बन 12 में क्या भाई, कार्बन 6 और ये 12 है, न्यूट्रॉन कितने इसके अंदर 6, प्रोटॉन कितने इसके अंदर 6, N/P रेशियो क्या है यहाँ पर 1:1, 1:1, दैट्स वाई आपको स्टेबल है ये। तो यहाँ पूछा गया कि वाई कार्बन 14 रेडियो एक्टिव फाइल कार्बन 12 इज नॉट। देखो आपको इसमें ये भी दिया गया है, इधर दिया गया है यहाँ पर, देयर आर न्यूक्लियर एक्शन कॉन्स्टेंटली अकर्स इन आवर बॉडी। अब यहाँ कहीं दिया गया, वहाँ कौन पढ़ने जाए उतना यार, ये देख लो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। देखिए कार्बन 14 एटम डिके टू स्टेबल नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर ये भी दिया गया है, बॉडी के अंदर कार्बन 14 किस में डिके होता है, नाइट्रोजन में, एंड पोटेशियम किस में डिके होता है आपका, कैल्शियम में। पोटेशियम किस में डिके होता है, कैल्शियम में।
और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अगर 1:1 रेशियो है या एक से ज़्यादा है, अगर n और p का रेशियो कितना, और वो भी जनरली एटॉमिक नंबर लेस देन 20 तक तो 1:1 होता है, मीन्स दे आर स्टेबल, उसका थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये क्या पूछा गया है, रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड ए यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर एगो, हाउ वाज द एज ऑफ द फॉसाइल एस्टिमेटेड। तो भैया कुछ नहीं, एज इज एस्टिमेटेड बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग देखो उसका फॉर्मूला होता है रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ डायनासोर कैन बी डायग्नाइज्ड, कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। सी पार्ट देखिए, विच आर द 2 मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिके हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी। देखिए भाई कौन कौन सा है, को बताया गया यहाँ पर, कार्बन 14 एटम डिके टू स्टेबल नाइट्रोजन एटम एंड पोटेशियम चेंजेस टू, देखो 2 डिके हो रहा बॉडी के अंदर, तो ये एक आंसर आपका ये भी हो गया। अब देखो सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर इतना ईयर। कह रहे हैं कि जिस टाइम डेथ हुआ उस टाइम कितना कार्बन था इसके अंदर, 20 ग्राम। 10,320 ईयर के बाद कितना कार्बन बचेगा, हमें ये एस्टिमेट करना है। देखो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे भी यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल। देखो T कितना है, 10,000 कितना भाई, 10,320 इक्वल टू 2.303 बाई के क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ कितना होता है, राउंड ले रहा हूँ 6,000 होता है। कार्बन 14 का टी हाफ कितना होता है, 57 समथिंग होता है, 5700 के अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब कि अगर हम 10 ग्राम लेके चलेंगे तो 6000 ईयर के बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लॉग इनिशियल बाई फाइनल हमें निकालना है। अब ध्यान दो कैलकुलेशन की टेक्निक देखो बेटी, 2.303 हम लिख सकते हैं इसको क्या, 6000 बाई 0.693 को हम ये लिखते हैं 2.303 इंटू 0.3010, ये लिख सकते हो। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, log 20/x। अब ध्यान दो ये कितना हो जाएगा भाई, हम इसको ले लिए 0.3 या इसको क्या ले लिए ऊपर 60,000/3 log 20/x इक्वल टू 10320, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो सॉल्व कैसे करो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आगे इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या ये यहाँ आ गया, log 20/x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 10,320 इंटू 3/6000। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद भाई ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आप यहाँ पे 1 2 3 6000 नहीं बल्कि 60,000, तो 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, तो अराउंड 1 लेके चलो इसको, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा ये 3/6 कितना आ गया 0.5। इसका मतलब क्या कि 20/x क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ 0.5 अप्रॉक्सीमेटली, हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेके चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.5, और हमें इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, देखो इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 की वैल्यू, देखो log 0.5 वैल्यू कितनी है 3.2, तो हम इसको 3.3 लेके चलेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है 3.3 लेके चलेंगे। देखो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 3.3 आ जाएगा। x क्या हो जाएगा 20/3.3 अराउंड 6.5 आ जाएगा, कितना अराउंड 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम। देखो बेटे ये बचेगा, ये मीन्स अगर हम 20 ग्राम लेके चलते हैं
कार्बन 14 का कितना मास लेके चलते हैं भाई, 20 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। तो 10,320 साल बाद वो अराउंड 6.5 ग्राम बचेगा, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है तब। ठीक है, देखो उसी टाइप से आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड फोसाइल व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इज इनिशियली प्रेजेंट पोसेस 32 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आप वही फॉर्मूला लगा करके उसी टेक्निक पर ये भी है, इन दोनों में ऑप्शन दिया गया है, आप वही फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कर सकते हो। इन केस कोई डाउट होगा उसको डिस्कस करोगे।